अच्छा, क्या आपको पता है कि इस गेम में इतने सारे पैसे जो कि इनाम में दिए जाते हैं, इन्हें एक्चुअल में कौन देता है? अब वीआईपी तो ये पैसा देते ही हैं, पर उनके अलावा भी लोग पैसे देते हैं। बाकी ये पैसा प्लेयर्स के मरने पर ही क्यों बढ़ता है? और क्या आपको पता है कि ये बोट कैप्टन तो गेम वालों से मिला हुआ है, मगर फ्रंट में इनको गहन के दांत वाले ट्रैकर के बारे में जुन्हो बताता है, क्योंकि सीजन 1 के एंड में फ्रंट में जुन्हो की बॉडी में भी माइक्रोफोन फिट करता है, जैसा कि गी हुन के कान के पीछे था। बाकी क्या आपको ये भी पता है कि गेम वाले शुरू में प्लेयर्स के सामने गन लेकर नहीं आते, बल्कि एक गेम खेलने के बाद आते हैं? अब बट भाई इसमें अभी लोचा है और उसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप कि अब तक तो आप लोगों ने स्क्विड गेम सीजन 2 देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में हम इस सीजन की वो डिटेल्स आपको बताएंगे जो आपने इसमें नोटिस नहीं की होंगी। बाकी इसकी एंडिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि फ्रंट मैन ने गहन को क्यों नहीं मारा और क्या वो उसे आगे खेलने देगा या मार देगा। एंडिंग में दिखाई गई ये नई डोल किस चीज का हिंट है? तो ऐसे बहुत से डिटेल्स हैं जिन्हें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कसम से आपको मजा आने वाला है और आपका भेजा भी घूमने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिटेल नंबर 1। अच्छा, आपने सीरीज में नोटिस किया होगा कि प्लेयर रूम में जब भी ये पिंक सूट वाले टाइप के बंदे आते हैं तो इनके पास गन्स होती हैं, मगर फर्स्ट टाइम जब नए प्लेयर्स से ये लोग मिलने आते हैं तो इनके पास कोई गन्स नहीं होती और कई इंडियन यूटर इसे कॉपी पेस्ट करके ऑडियंस को चिपका रहे हैं। उनका मानना है कि ये लोग फर्स्ट टाइम गन लेकर इसलिए नहीं आते क्योंकि गन्स देखकर प्लेयर्स डर जाएंगे और हो सकता है कि वो बिना गेम खेले ही घर जाना चाहे, इसीलिए उनके डरने की वजह से यह खाली हाथ आते हैं। यह बात ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो सीरीज में हमें ज्यादातर 3 शेप के मास्क वाले बंदे देखने को मिलते हैं, ये स्क्वायर शेप वाले, ट्रायंगल शेप वाले और सर्कल शेप वाले। मगर नोटिस करने वाली बात यह है कि इस पूरी सीरीज में हमें सिर्फ ट्रायंगल शेप वाले बंदों के पास ही गन देखने को मिलती है, क्योंकि वो ट्रायंगल शेप वाले सोल्जर हैं। इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। तो यह लोगों को टर्मिनेट होने पर शूट करने का काम करते हैं और इनका नाम इसीलिए सोल्जर है। बाकी ये सर्कल शेप वाले बंदों को वर्कर्स बोला जाता है। भाई अब वर्कर इसलिए क्योंकि यही लोग यहाँ पर काम करते हैं, जैसे प्लेयर्स की डेथ बॉडी उठाना, उन्हें खाना देना, गेम खेलना और यहाँ तक कि वोटिंग तक ये सर्कल शेप वाले बंदे ही करते हैं। कुल मिलाकर ये एक वर्कर का काम यहाँ पर करते हैं एंड इसीलिए इन्हें वर्कर कहा गया है। बाकी तीसरा शेप स्क्वायर का है एंड ये बंदे सुपरवाइजर हैं जो कि कंप्यूटर पर बैठते हैं और प्लेयर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स पर नजर रखते हैं। बाकी भाई आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि हर जगह इन सोल्जर्स या वर्कर्स के साथ एक सुपरवाइजर जरूर जाता है एंड वो इसलिए क्योंकि यहाँ के हर दरवाजे पर एक स्कैनर लगा हुआ है एंड ये स्कैनर इनके फेस मास्क को स्कैन करके ही दरवाजा ओपन करता है एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि सब जगह जहाँ भी गेट खुलते हैं ये स्क्वायर शेप वाला कम से कम एक सुपरवाइजर इनके साथ होता है। बाकी भाई पूरे स्टाफ में बोलने की इजाजत भी सिर्फ इन सुपरवाइजर्स के पास ही है। तो अब आते हैं इस फर्स्ट टाइम प्लेयर से मिलने वाले सीन पर। तो भाई यहाँ इस सुपरवाइजर के साथ ये सब वर्कर्स हैं, ना कि सोल्जर, एंड इसीलिए ये गन लेकर नहीं आते क्योंकि गन सोल्जर्स के पास होती है। बाकी सिर्फ इस सीन में प्लेयर्स से बात करने सुपरवाइजर के साथ वर्कर्स आते हैं, वरना हर सीन में उसके साथ लिए सोल्जर्स आते हैं। तो ये एक हद तक सही भी है कि ये शुरू में प्लेयर्स को डराना नहीं चाहते, क्योंकि तब तो प्लेयर्स एक भी गेम खेले नहीं होते, जिससे कि सारे प्लेयर्स जिंदा रहते हैं और इनाम की रकम भी 0 रहती है। तो अगर प्लेयर्स डर कर वापस जाने के लिए वोट करने लगे तो गेम वालों के पास तो उन्हें दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है कि इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, जिससे कि प्लेयर्स में लालच आए और वो ना जाए। अब हालांकि वो ये बोल सकते हैं कि इतने पैसे आपको मिलेंगे, बट भाई तब वो सिर्फ बोल सकते थे, दिखा नहीं सकते थे।
और देखने का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। बाकी आई थिंक इसीलिए गेम वाले प्लेयर्स के साथ पहला गेम पूरा होने के बाद ही इनामी रकम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके पास फर्स्ट गेम में टर्मिनेट हुए प्लेयर्स हैं, बना पैसा होता है बचे हुए प्लेयर्स को दिखाने के लिए। बाकी अब मेरी एक थ्योरी ये है कि हो सकता है कि इन प्लेयर्स पर वीआईपी के साथ और भी लोग पैसा लगाते हो, जो कि फिलहाल तो हमें नहीं दिखाई गई, मगर ऐसा होता होगा तो उनका लगाया हुआ पैसा ही बचे हुए प्लेयर्स को मिलता होगा। एंड यह वो पैसा है जो मरने वाले प्लेयर्स पर लगाया गया था कि यह नंबर वाला प्लेयर जीतेगा, मगर क्योंकि वो प्लेयर फर्स्ट गेम में ही टर्मिनेट हो गया है तो उस प्लेयर पर जिसने भी पैसा लगाया था वो डूब गया और इन बचे प्लेयर्स के इनाम में इकट्ठा हो गया। अब यह सिर्फ एक थ्योरी है, तो सच भी हो सकती है और नहीं भी। बाकी भाई इस सीन में यह सुपरवाइजर इन वर्कर्स के साथ इसलिए तो आता ही है कि यह ना डरे। बाकी भाई वो इसलिए भी आता है क्योंकि उसे इस फर्स्ट सीन में इन प्लेयर्स से उस गेम एग्रीमेंट पर भी साइन करवाने होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि काम सिर्फ वर्कर करते हैं एंड इसीलिए वो इनके साथ आया है ताकि वो एग्रीमेंट पर साइन करवा ले। बाकी भाई इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ जिसका जो काम है उसे वही करेगा, मतलब यहाँ ये सोल्जर्स भी वोटिंग करवा सकते थे, मगर ऐसा ना करके ये लोग सर्कल शेप वाले इस वर्कर को बुलाते हैं। वैसे भाई ये फर्स्ट टाइम जैसे सुपरवाइजर इन वर्कर्स के साथ प्लेयर से बात करने आता है, तो ऐसे ही सीजन 1 में भी आता है और ये प्लेयर से बात करने के साथ एग्रीमेंट पर साइन भी करवाते हैं। टल नंबर 2 तो इस सीन में फ्रंटमैन गहन को अपनी बीवी के बारे में बताता है। उसकी तबीयत खराब थी और पैसे नहीं थे, तो उसके एक क्लाइंट ने उसकी मदद करनी चाहिए, मगर सबको लगा कि वो रिश्वत ले रहा है और फिर उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। पर सबको लगा मैं रिश्वत ले रहा हूँ और जिस कंपनी को मैंने पूरी जवानी दे दी वहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया। अब भाई यही रिश्वत वाली बात जुनहो भी अपनी माँ को बोलता है कि गलती उनकी थी, रिश्वत लेने का विचार उनका था और वो अब उसी की खा भुगत रहे हैं और रिश्वत का पैसा लेने का फैसला इन्होंने खुद किया था। आज वो जिन हालात में है उसमें मेरी या आपकी कोई गलती नहीं है। सो भाई जुनहो को भी लगता है कि उसके बड़े भाई इन्होंने रिश्वत ली थी मगर उसने नहीं ली थी, तो हो सकता है कि फ्रंटमैन को लगा हो कि दुनिया में लोगों को कुछ भी लग सकता है, वो अच्छे आदमी को भी बुरा समझ सकते हैं, जैसा कि जुनहो ने इन्हो पर यानी अपने ही भाई पर शक किया। तो बस अब इसीलिए इन्हो यानी फ्रंटमैन लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचे बगैर इस गेम में आ गया हो, जहां वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा। वो बस खुद को खुद की नजरों में अच्छा देखता है क्योंकि वो उन लोगों को मौका दे रहा है जिन्हें दुनिया ने कचरा समझकर छोड़ दिया है, जिनके सिर पर काफी कर्जा है, उनकी जिंदगी नर्क है। तो फ्रंटमैन इस गेम से उन लोगों को एक मौका देता है अपनी जिंदगी सुधारने का, जिसमें या तो लोग मर जाते हैं या जीते हुए पैसों से अपनी लाइफ सुधार लेते हैं, मगर उस नर्क में वो वापस नहीं जाते जहां से आए हैं, वहां से उनको मुक्ति मिल जाती है। फिर भले ही उन्हें मौत मिले या जीत के पैसे पर वो उस नर्क से आजाद हो जाते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि फ्रंटमैन अपने हिसाब से सब सही ही कर रहा है, वो अपनी नजर में कुछ गलत नहीं कर रहा और उसे यही चाहिए, उसे खुद को खुद पर गर्व होना चाहिए, वरना लोगों ने तो उस पर तब भी शक किया था जब वो रिश्वत नहीं बल्कि मदद ले रहा था। बाकी भाई पूरा स्क्वेयर गेम इसी आइडियोलॉजी पर काम करता है। यहाँ काम करने वाले कई लोगों का मानना है कि वो लोगों को उनके नरक जीवन से निकाल रहे हैं, अब चाहे फिर वो मौत देकर हो या पैसा देकर। डिटेल नंबर 3 तो भाई मुझे लगता है जुनहो की बॉडी में भी फ्रंटमैन ने कोई माइक्रोफोन लगा रखा है, जैसा कि हुन के कान के पीछे था, एंड इसीलिए जुनहो के साथ यह उसके आसपास होने वाली सारी बातें फ्रंटमैन सुन रहा था और इसी वजह से इनके क्लब में फ्रंटमैन को पकड़ने वाले सारे प्लान फेल हो गए थे। अब देखो क्लब में ये लोग आते तो बहुत सारे हैं, मगर अंदर सिर्फ गहन जाता है और उसके साथ एक बंदा जाता है एंड उसने भी मास्क लगा लिया था, मगर फिर भी पूरी पार्टी में फ्रंटमैन के लोग उसी को आकर बेहोश करते हैं
अब भाई इसलिए नहीं कि वो गहन के साथ घूम रहा था तो गेम वालों को शक हो गया होगा कि ये गहन के पीछे क्यों है, बल्कि भाई इसलिए क्योंकि ये बंदा इस सीन में खुद कहता है कि मैं खुद घोड़ा बना हुआ हूँ। अरे इधर तो सब धमाल कर रहे भाई, अरे बता नहीं सकता कौन कौन है, अपन खुद घोड़ा बना हुआ है। तो ये बात वो जुन्हो से बोलता है जो कि माइक्रोफोन के जरिए फ्रंट मैन सुन लेता है और इसीलिए पूरी पार्टी में उसके बंदे सिर्फ इसी आदमी को आकर बेहोश करते हैं। बाकी भाई कार्स में भी जब जुन्हो अपनी टीम से फ्रंटमैन की कार को रोकने को कहता है तभी सेम टाइम उनके टायर पर गोली मारी जाती है और इसके बाद जब जुन्हो बोलता है कि मैं पकड़ता हूं तो भाई तब भी जुन्हो के बोलते ही उसका टायर उड़ा दिया जाता है। सो इससे यह बात तो क्लियर है कि जुन्हो की बॉडी में भी माइक्रोफोन फिट है एंड ये माइक्रोफोन सीजन 1 के एंड में जब फ्रंट में जुन्हो को गोली मारता है तो आई थिंक कि इसके बाद ये लोग जुन्हो को पानी से निकाल कर लेकर जाते हैं और उसकी बॉडी में चिप लगाकर उसे बोट कैप्टन को देते हैं। बाकी फ्रंट मैन को पता था कि उसका भाई जुन्हो इस आइलैंड को जरूर ढूंढने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए उसने उसकी बॉडी में चिप लगाई ताकि उसके प्लान के बारे में फ्रंटमैन को पहले से ही पता लग सके। एंड साथ ही फ्रंटमैन ने बोट कैप्टन को भी कहा होगा कि अगर यह दोबारा इस आइलैंड को ढूंढने आता है तो उसको समुद्र में ही घुमाते रहना। तो भाई हुन के दांत में लगे ट्रैकर के बारे में भी फ्रंटमैन को जुन्हो की बॉडी में लगे चिप से ही पता चलता है। अब कई लोगों को लगता है कि फ्रंटमैन को इस ट्रैकर के बारे में ये बोट कैप्टन बताता है और इस सीन में वो फ्रंटमैन को मैसेज भेज रहा है। मेरी जान जुन्हो जो कि यहाँ पर खड़ा है वो एक डिटेक्टिव पुलिस वाला है यानी जासूस, तो भाई इसे हर डिवाइस के बारे में पता होगा जिससे मैसेज सेंड होता है। फिर ये बोट कैप्टन अगर यहाँ उसके सामने मैसेज भेजेगा तो जुन्हो को शक नहीं होगा, क्या वो इसके इस डिवाइस को देखते ही पहचान जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बोट कैप्टन यहाँ कोई मैसेज नहीं भेज रहा और फ्रंटमैन को गवन के ट्रैकर का पता जुन्हो से ही चलता है। डिटेल नंबर 4 तो सीरीज में हम देखते हैं कि सेल्समैन लोगों को 2 चॉइसेज देता है, एक तरफ खाना और एक तरफ किस्मत यानी लॉटरी की टिकट। अब इस सीन से हम इस पूरी सीरीज के कोर को समझ सकते हैं, मतलब कि ये सीरीज लच पर बनी हुई है, लोगों के ग्रीड पर। एंड गेम में भी उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो लालची हैं और अपने लालच के चलते सब कुछ खो बैठे हैं। उन भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है सीजन 1 में, वो जो टैक्सी चलाकर कमा कर लाता था उसे ज्यादा करने के चक्कर में सट्टे में लगा देता है और सब कुछ हार जाता है। एंड ऐसे ही बाकी प्लेयर्स हैं, उनके सिर पर कर्जा है जो कि उनके लालच की वजह से हुआ है। तो ये सेल्समैन यहाँ पर वही चीज दिखा रहा है, लोगों को जो कम है वो नहीं चाहिए बल्कि कि जो ज्यादा है वो चाहिए। अब भले ही उस ज्यादा के मिलने के चांस बहुत कम है मगर फिर भी वो उसे ही चूज करते हैं। भाई सेल्समैन से अगर ये लोग खाना लेते तो इन्हें तुरंत मिल जाता और पूरे चांस थे कि मिलता, मगर ये लोग लॉटरी की टिकट लेते हैं जिसका चांस बहुत कम है कि वो निकले, बट फिर भी ये लोग उसे लेते हैं क्योंकि ये लोग लालची होते हैं। तो ऐसे ही गेम में भी प्लेयर्स के जीतने के काफी कम चांस हैं मगर फिर भी वो गेम खेलते हैं क्योंकि उन्हें दिया गया लालच बहुत बड़ा है। तो इसी चीज को यानी ह्यूमन बिहेवियर को सीरीज में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे लोग अपने आप में लालची होते हैं, उन्हें हर ज्यादा चाहिए होता है। और भाई इसीलिए 2 गेम्स जीतने के बाद भी जब अच्छा पैसा हो जाता है तब भी लोग और खेलना चाहते हैं ताकि और कमा सके, मतलब हमें जो मिलता है हम उसमें कभी संतुष्ट नहीं होते, हमें हमेशा उससे ज्यादा ही चाहिए होता है जैसा कि हमारा नेचर है। तो ये सीरीज उसी ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखकर लिखी गई है। बाकी इसी चीज को ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए सेल्समैन वाला ये 2 ऑप्शन वाला सीन भी इसमें डाला गया है। डिटेल नंबर 5 तो गहन अरेस्ट हो चुका है, तो अब आगे क्या होगा, क्या वो आगे भी हमें गेम खेलता नजर आएगा या उसे मार दिया जाएगा। सो मुझे लगता है कि गेहूं नहीं मरेगा क्योंकि अगर आपको पता है तो इनका एक रूल है, इनकी पहचान हमेशा गुप्त रहती है। अगर कोई इनका चेहरा देख लेता है उसे मरना ही पड़ता है, जैसा कि सीजन 1 के लास्ट में होता है। जुन्हो फ्रंटमैन का फेस देख लेता है और फिर फ्रंटमैन उसको गोली मार देता है। तो अगर फ्रंटमैन को गहन को मारना होता तो वो उसे बिना अपना चेहरा छुपाए ही मार देता।
मगर क्योंकि वो अपनी पहचान अब भी उससे छुपा रहा है और वो अपना सूट पहनकर ही उसके सामने आता है, तो इसका मतलब है कि गहन को अभी नहीं मारा जाएगा। अब या तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ जी सके या फिर उसे आगे खेलने दिया जाएगा। तो भाई अब ऐसा हो सकता है कि गहन को ये लोग आगे भी खेलने दें क्योंकि वो एक पुराना खिलाड़ी है और वो पहले इसमें विनर भी रह चुका है। तो मे भी वीआईपी को गहन का गेम देखने में और भी ज्यादा मजा आए और इसीलिए वो गहन को आगे भी खेलने दें। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि गहन आगे भी गेम खेले और वो ऐसा कुछ दोबारा ना करे जिससे गेम्स बंद हो। तो इस चीज की निगरानी के लिए फ्रंट में दोबारा उसके साथ गेम में शामिल हो, क्योंकि भाई गहन को फ्रंट मैन के बारे में अभी नहीं पता। उसे सिर्फ यह पता है कि वो मर चुका है क्योंकि एंड में वोकी टोकी से उनकी बात नहीं होती और गहन को लगता है कि वो मर गया। मगर हो सकता है कि सीजन थमे फ्रंट में दोबारा गेम्स में आए और गहन को कोई नई स्टोरी सुना दे कि ऐसा हुआ था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और वोकी टोकी छीन लिया था या मैंने सरेंडर कर दिया था एंड अब हमें दोबारा गेम्स खिला रहे हैं। तो मेरी जान ये थी वो डिटेल्स जो कि आई होप आपने इसके सेकंड सीजन में मिस कर दी होंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हम इसकी डिटेल्स पर अभी और भी वीडियोस लाएंगे। सो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय।